अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। 77 साल पहले एक कौम को मुल्क की ज़रूरत थी, आज एक मुल्क को कौम की ज़रूरत है। हम सबको अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाने की ज़रूरत है और उसमें सबसे अहम ज़िम्मेदारी है अपना टैक्स दुरुस्त तरीके से देना। और इसके साथ साथ हमें अरबाब इख्तियार से भी ये सवाल करना चाहिए कि क्या वो अपना ड्यू टैक्स देते हैं और ये टैक्स का जो पैसा आवाम से लिया जाता है वह कहाँ और कैसे खर्च किया जाता है। हमने अपने प्रोग्राम्स में कोशिश की है कि नए माली साल के हवाले से टैक्स के कानून में तरमीम के लिए तजावीज़ कलेक्ट करें और पेश करें ताकि एक काबिल अमल टैक्स की तजावीज़ बजट के लिए पेश की जा सकें, जिससे टैक्स का निज़ाम बेहतर हो सके और आगे बढ़ सके। आज हमने अपने लाहौर स्टूडियो में दावत दी है जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब को, जो सीनियर टैक्स एनालिस्ट हैं, सीनियर लॉयर हैं, कॉलमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया काशिफ साहब। मैं अपनी बात का आगाज़ इस बात से करूंगा सर कि जो नया बजट आ रहा है और आपको भी पता है कि इस दफ़ा मई में बजट आ जाएगा। हमने पूरे ये कोई 2 महीने ये एक्सरसाइज की, मुख्तलिफ लोगों से आरा ली, उनकी मुख्तलिफ शहरों में गए, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात की और हमारे पास चंद मेजर तजावीज़ आई जो कि सबकी यही था कि ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मैं आपसे बात शुरू करता हूं कि क्या आपके ख्याल में इस बजट में क्या ऐसी तरामीम आनी चाहिए जिससे टैक्स का निज़ाम आगे बढ़ सके? जी, सबसे पहले जो मसला है वो लोगों का फेथ और ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी रिटर्न नहीं देना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद उन्हें काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब ये हकीकत है या एक परसेप्शन, मगर ये बात लोगों के दिल में बैठ चुकी है। आपने देखा कि नॉन फाइलर का रेट ज़्यादा करने के बावजूद रिटर्न्स बढ़ने की बजाय कम हो रही हैं। यानी कि ये 1987-88 में 2.5 मिलियन के करीब आती थी, जो 2016 में आकर ये 10 लाख से थोड़ी ही ज़्यादा रह गई हैं। तो ये सोचने की बात है कि जब इन्होंने नॉन फाइलर पर ज़्यादा टैक्स रेट लगाया तो मकसद ये था कि लोग मजबूर होकर रिटर्न फाइल करेंगे, मगर 34 बिलियन का इनका एक्सपेक्टेशन थी और वो 54 बिलियन आ गया। लोगों ने वो टैक्स तो देना कबूल कर लिया जो नॉन फाइलर का रेट ज़्यादा है, मगर रिटर्न फाइल नहीं की। दूसरी तरफ आप गौर करें तो मोबाइल यूज़र की तादाद जो कि यूनिक, मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास अगर आप 2-2, 3-3 सिम्स इकट्ठे भी कर लें तो लेटेस्ट फिगर जो मैंने हासिल की है 90 मिलियन पाकिस्तानी यूनिक मोबाइल यूज़र्स हैं और वो सारे के सारे 14% इनकम टैक्स दे रहे हैं। एडवांस है, एडजस्टेबल है, मगर आप देखिए कि उसमें से सिर्फ 1.5% रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम या तो है ही नहीं, जैसे स्टूडेंट हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो देखिए ये यूथ है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो टैक्स दे रहे हैं तो ये टैक्स जा कहाँ रहा है? मतलब ये क्या कोई प्लानिंग का बहुत बड़ा मसला है, क्या है ये? जरा सा अगर वाजे कर सकें। जी, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो ये बनाई थी कि इस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो फाइलर बना सकेंगे, मगर ये पॉलिसी कामयाब नहीं हुई। तो अब देखने की बात ये है कि जब एक तरफ तो ये गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लोग टैक्स नहीं देते, जैसे मैं बात का आगाज़ कर रहा था कि आप देखिए कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद जो है इस 90 मिलियन के अंदर तो ऐसे लोग भी हैं जो उनकी काबिल टैक्स आमदनी ही नहीं है, मगर इसके बावजूद वो ना सिर्फ 14% दे रहे हैं, उसको वापस भी लेने का रिफंड का कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न फाइल करें, फिर ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशन दें। जाहिर है जिसका 200-300 रुपये कट गया है वो इतनी एफर्ट क्यों करेगा? तो रियासत एक तरफ तो एक बड़ी तादाद में लोगों से टैक्स वसूल कर रही है और इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। बार बार आपने टीवी प्रोग्रामों में देखा होगा कि लोग फाइलर और टैक्स पेयर के दरमियान फ़र्क नहीं करते, कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ी टैक्स चोरों की जो है कौम है, जबकि पाकिस्तान में तो इतने बड़ी तादाद में लोग टैक्स दे रहे हैं कि शायद पूरे एशिया में ना दे रहे हों। यानी कि आप देखिए 90 मिलियन कोई छोटी जो है वो
तादाद नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी तादाद है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। असल में इससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है शायद, या जो डेटा बैंक है वो नहीं बढ़ रहा। हमारे जो आपने बजा फरमाया कि 2.5 मिलियन थे 87, 89, 90 में, आज लेकिन 1 मिलियन रह गए हैं। ये तो कंप्यूटर ने वाजे कर दिया कि एक्टिव टैक्स पेयर के नंबर जो है 1 मिलियन है। और हमने जो एनालॉजी आप बता रहे थे उसके मुताबिक कोई 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स में इमीडिएटली आ सकते हैं। उसके लिए क्या मेजर्स करने चाहिए इनको कि इमीडिएटली टैक्स ब्रैकेट में आ जाए या टैक्स बेस उनका पाकिस्तान का बढ़ जाए? जी देखिए ना, अब 2 बातें काशिफ साहब सामने है। जहां तक तो टैक्स देने का ताल्लुक है वो तो हमने ये तय कर लिया कि अगर यहाँ 10 मिलियन एक्चुअल लोग होंगे जिनकी आमदनी है कि और वो टैक्स दें, तो उनसे तो कहीं ज्यादा लोग दे रहे हैं। अब ये सवाल कि सिर्फ ये इतने कम लोग रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा तादाद उन लोगों की है रिटर्न फाइलर्स की जो यहाँ सैलरीड लोग हैं, उनका एड सोर्स कट जाता है, फिर उसके बाद मोबाइल पे भी दे रहे हैं, बच्चों की तनख्वाह पे भी दे रहे हैं, उसके बाद फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज वाले लोग हैं वो दें या ना दें, समझते हैं कि बस ठीक है हमारा टैक्स कट गया तो हम प्रिजम्पटिव में थे क्यों दें। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत 2 चीज़ों की तरफ तवज्जो दे इस बजट में तो ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। पहली बात ये कि रिफंड का ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर आज आप रिटर्न देते हैं और अगर आपको 60 डेज के अंदर अंदर आपने जो क्लेम किया वो नहीं मिला तो ये जो रिफंड है शैल डीम टू हैव बीन जो है वो पेड होना चाहिए। अब इसके लिए फिर दोबारा वो क्यों जाकर कमिश्नर अपील को, अगर उन्होंने 2 महीने के अंदर जो वेरिफिकेशन करनी है पेमेंट की कर लें। अभी जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर रिफंड नहीं मिलता तो आप कमिश्नर को अपील, मैं क्यों अपील करूं, यानी एक तो मुझे रिफंड नहीं मिला, मेरे साथ ये ज्यादती हुई और अपील भी मैं करूं। तो ये यहाँ लॉ को तब्दील करने की जरूरत है कि अगर 2 माह के अंदर अंदर वो उसकी वेरिफिकेशन के बाद रिफंड वाउचर जो है वो हर हालत में दिया जाए और अगर नहीं दिया जाएगा तो उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ कि टैक्स की जो फाइलर्स की तादाद में कमी और है उसकी बड़ी वजह है कि एक लॉ के अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है कि कोई रिकवरी उस वक्त तक नहीं की जाएगी जब तक कि एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आ जाता। इससे कॉन्फिडेंस बाहर, अभी लोग क्यों डर रहे हैं, जैसे ही वो रिटर्न फाइल करते हैं वो उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी डिमांड निकाल देते हैं और फिर उनको तंग करते हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं, कारोबार नहीं करने देते। और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि ये हमारे यहाँ टैक्स कल्चर में कभी भी ऐसा नहीं था कि आप डिमांड नोटिस बाद में भेजें और अकाउंट पहले फ्रीज कर लें। तो ये जो हाई हैंडेडनेस की है पिछले कुछ सालों में, इसने बहुत बड़ी तबाही की है हमारे टैक्स कल्चर को। अनरियलिस्टिक टारगेट है। हम इस पे बात करते हैं, हमें ब्रेक लेना है। डॉक्टर साहब वापस आते हैं, फिर बात करेंगे इस पे। नाज़रीन वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद और बात करते हैं कि क्या वजह है कि लोग ऑडिट से घबरा रहे हैं, लोगों के साथ ऐसा रवैया क्यों FBI रख रहा है, क्योंकि लोग टैक्स तो दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को इन रिटर्न उनको जो है एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो नए रिटर्न्स फाइल करते हैं लोग, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं और उनको ज़्यादा FBI जो है स्ट्रिक्टली उनके खिलाफ एक्शन लेता है। तो आए हम अपने मेहमान से बात करते हैं कि वो इस बारे में उनकी क्या राय है और वो FBI को क्या एक्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि रिटर्न फाइल करने से लोग घबराते हैं क्योंकि FBI जो है उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर देता है, डिमांड क्रिएट कर देता है। तो क्या आप क्या समझते हैं, इसका क्या हल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब तक हम ये एक तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम नहीं करते कि बिला वजह जब तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो, इस निज़ाम में बात ये थी कि जो भी आप डिक्लेयर करेंगे वो उसी वक्त आपकी रिटर्न बन जाएगी, वो असेसमेंट होगी वही आपकी रिटर्न होगी। तो जब आपने एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम इसको यूनिवर्सल किया और लोगों पे एतमाद किया तो पहले 3-4 साल हमारे बजट्स भी हुए। जैसे ही इन्होंने ये बात छोड़ी आपने देखा कि लोगों ने रिटर्न ही देना छोड़ दी। अब जो नहीं दे रहे उनको तो नोटिस भी नहीं आता, उनके अकाउंट भी फ्रीज नहीं होते और जो दे रहे हैं बेचारे वो परेशानी में है। तो ये इस बात को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि ये जो 122(5)(a) का इन्होंने मजाक बना लिया है, जिसको जब जी चाहा 122(5)(a) इशू कर दिया कि जी आपकी जो है वो अरोनियस असेसमेंट हो गई। अभी कैसे अरोनियस असेसमेंट हो गई है? तो पहले हमें इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, रिफंड्स प्रॉम्प्टली देने होंगे और इसके बाद जो है उस वक्त तक कोई भी डिमांड रिकवर नहीं। लेकिन इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नए फाइलर्स हैं ना आ जाए, आप ये कह रहे हैं कि जो नए फाइलर्स हैं उनका कोई उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए 2-3 साल तक, या जो पुराने जो फाइलर्स हैं उनको भी इसी तरह डील करना चाहिए कि 2 साल बाद ऑडिट हो?
जी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब तक उनके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो, ऑडिट में तो भले ठीक है, आप कुछ लोग हर साल सिलेक्ट कर लेंगे, उसके लिए भी बड़े शफाफ जो है वो पैमाना होना चाहिए और उसके लिए बेंचमार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ऑफिसर जो इस वक्त जो उनको टारगेट्स मिलते हैं उसको हासिल करने के लिए वो हर तरह का अनलॉफुल मेथड जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ऊपर एफबीआर रोकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। नहीं तो डॉक्टर साहब क्या करें, वजह से टारगेट लाहौर के ताजर कल से एहतजाज भी कर रहे हैं। नहीं तो इनके जो है, इन्होंने एडवांस पैसे लिए हुए हैं, इनके क्वार्टर के बजट्स पूरे करने के लिए एडवांस पैसे लिए हुए हैं। अब इनके पास लोगों को तंग करने के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है कि अपने कलेक्शन कैसे पूरे करेंगे ये। साहब देखिए ना, बैठकर इसके बारे में सीरियसली बात होनी चाहिए कि आपने 70 किस्म की विदहोल्डिंग लगाई है, उसको आप वापस नहीं करते, आप और एडवांस लेते रहते हैं, फिर उसके ऊपर आप लोगों से ज्यादती भी कर रहे हैं। तो ऊपर जो हमारे अहबाब बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए कि ये जिस तरह का मैस वो क्रिएट कर रहे हैं। आप देखिए कि एक्सपोर्टर्स को अभी तक उनका 250 अरब रुपया वापस नहीं मिला, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स तबाह कर दी हैं। तो क्या सिर्फ झूठे बजट के टारगेट्स दिखाने के लिए हम पूरी मईशत को तबाह करेंगे या यहाँ कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी भी या नहीं? सही बात है, ये आज का बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और बेसिकली जो इशू है इसी वजह से टैक्स का निजाम कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। और अभी जो नए बजट के हवाले से जो हुकूमत की जो वर्किंग हो रही है उसमें यह है कि वो विदहोल्डिंग पे रेट को रिवाइज कर देंगे, इंपोर्ट पे रेट को बढ़ा देंगे, इस तरह वो अपने टारगेट अचीव करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इनको अभी तक इसकी समझ नहीं आई कि इन सब चीजों से ये नुकसान अपना ही कर रहे हैं। तो अगर हम ये देखें, अगर आप ये देखें कि सीपैक का बड़ा शोर शोरा है और सीपैक के हवाले से इतनी चाइनीज कंपनीज आ रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इसको पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, टैक्स के हवाले से बात कर रहा हूं, यूज करने की एफबीआर तैयार है? क्या एफबीआर ने कोई प्रिपरेशन की है इसकी? जी बिल्कुल नहीं की। आपने देखा जो सरकारी इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो तो वैसे ही टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी नहीं। फिर उनके लिए जो आप एक्सपोर्ट जोन बनाएंगे या टैक्स फ्री जोन बनाएंगे उसमें से हमें तो कोई टैक्स नहीं मिलेगा और आप अपने मीशत को अपनी को तबाह करते चले जाएंगे। जरूर आए चाइनीज और भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, मगर सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट टैक्स का होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। देखिए मैंने अर्ज किया कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, चाहे हमारे इन्वेस्टर हों, हमारे कारोबार करने वाले यहाँ हों या बाहर से आने वाले हों। यहाँ ये हो रहा है कि आप अपने कारोबार को इन जालमाना टैक्सों की वजह से तबाह कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर हाई हैंडेडनेस, और फिर हम ये चाह रहे हैं कि बिजनेस भी बढ़े। अब हर साल टैक्स भी के अंदर लोग भी बाहर निकल रहे हैं और मईशत भी बेहतर नहीं हो रही, और इस बात को समझने की बहुत इन्हें जरूरत है। और देखें अगर ये और टैक्स बढ़ाएंगे तो और ज्यादा चोरी बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। 153(2) में कानून मौजूद है कि जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर है उनकी जो पेमेंट है वो एफटीआर में नहीं आती, वो एडजस्टेबल है, जबकि पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर जो है उनकी इनकम एफटीआर में। तो ये तो कॉम्पिटिटिवनेस रही नहीं है तो आपस में। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस तरह की चीजें करके वो एक तरफ तो पूरा जो मईशत का ढांचा है और जो उसका क्लाइमेट है, जो उसके अंदर कंपेटिटिवनेस है, उसको खराब कर रहे हैं। हमारे अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके रिफंड्स रोककर उनकी जो कैश लिक्विडिटी है उसको तबाह कर रहे हैं। तो मुझे यूं नजर आता है कि जैसे एक खास स्कीम के तहत हमने अपने बिजनेस को तबाह करना है और टैक्स जो है वो उसको एज ए टूल यूज करना है कि बजाय वो मईशत को बेहतर करने का सबब बने वो उसको तबाह करे, और उसकी बजाय ये मंडियां सारी जो है, जो सारा बिजनेस है वो हम बाहर के लोगों को दे दें। ये कौन अपने लोगों के साथ इस तरह की ज्यादती करता है? कोई भी नहीं करता। पाकिस्तानी कहीं दूसरे टैक्स में देखी है, पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में जाते हैं उनको किसी किस्म की मराद नहीं मिलती, उनका इक्वल ट्रीटमेंट होता है जो वहां के नेशनल जो बिजनेसमैन होते हैं। तो पाकिस्तानियों के साथ तो किसी किस्म की मराद नहीं होती, लेकिन जब हम फॉरेनर को बुलाते हैं, हम फॉरेनर को नॉन रेजिडेंट और इनके कहने की वजह से उनको इंसेंटिव देते हैं, लेकिन अपनी बिजनेस कम्युनिटी को हम जो है वो एलिमिनेट करते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में एक और अहम सवाल है आजकल डॉक्टर साहब, जो है वो बहबूद के हवाले से है। बहबूद पेंशनर्स के लिए एक स्कीम निकाली हुई है गवर्नमेंट ने, उस पर भी वो जो है टैक्स एफबीआर मांगता है 10%, जबकि वो विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होती। तो आपका क्या ख्याल है, इसको क्या एग्जाम कर देना चाहिए? देखिए ना, अगर आप यहाँ के जो कमजोर तबके हैं या जो अब
बाहर हो चुके हैं और कॉस्ट ऑफ जो है वो लिविंग बढ़ रही है, उनका कोई और जरिया आमदनी नहीं है, तो बाहर तो आप बड़े बड़े बिलियंस के, आपने देखा कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन पहले जब इसका मंसूबे के ऊपर कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं थी, उसको बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली दी गई, फिर और मंसूबों को दी गई। जब आप इतनी बड़ी बड़ी, जहां आप 300-400 बिलियन छोड़ने को तैयार हैं, वहां आप बेचारे बहबूद के जो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जिनको हमें रादर स्टेट को उनको हेल्प करना चाहिए, चलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाए हुए हैं तो उल्टा आप उनको टैक्स कर रहे हैं। यानी ये अजीब तरह की पॉलिसी है हमारी रियासत की कि हेल्थ, एजुकेशन जो इनकी जिम्मेदारी है कि ये दें, वो पूरी नहीं कर रहे टैक्सों से। लोग उसको भी अपने, उनको उसके लिए खर्च करना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर ज्यादती ये कि मैं एक दफ़ा सैलरी पे टैक्स दूं, फिर मैं जब मोबाइल पे टैक्स दूं, फिर मेरे बच्चे मोबाइल यूज़ करें उस पर टैक्स दें, फिर जब मैं एजुकेशन का एक्सपेंडिचर करूं उस पर टैक्स दूं, और जब मैं रिफंड मांगूं तो मेरा टैक्स केस खोल दें और मुझे तंग करें। इस तरह के काम आप रोज़ देख रहे हो रहे हैं, और ये बहुत ही अफसोसनाक है। और आपके प्रोग्राम के जरिए मैं बड़े पुरजोर अंदाज में ये कहना चाहूँगा कि हमें इसके खिलाफ मुजामत करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, और हुकूमत को इसके ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को वो मजीद तंग करना चाहे तो वो फिर खुलकर कह दें कि हमारा मकसद ये है कि हम टैक्स के निजाम के जरिए आपको जलीलो ख्वार करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब आप देखें टैक्सों से आपका भला करना चाहते हैं। आपकी बातें बहुत वजनदार हैं और इसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन जो आपकी बातों का खुलासा है, अगर मैं उनको मेजर पॉइंट्स उनके लूं तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टैक्स फाइलर्स हैं उनको ऑडिट की गिमिक्स में ना फंसाएं, ऑडिट के मसाइल में ना फंसाएं, उसके बाद आप रिफंड जो है लोगों को प्रोसेस के जरिए वापस करें, और जो है नॉन फाइलर्स पे काम करें। ये मेरे ख्याल में 3 नकात हैं आपके जो इस साल अगर कर ले FBR या गवर्नमेंट तो मसाइल बेहतर हो सकते हैं। जी बिल्कुल काशिफ साहब, मेरा ये पॉइंट है कि आप तवज्जो दें टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम पे। जो लोग फाइल नहीं कर रहे हैं उनको फिलहाल खींच कर लाएं, उन्हें कहें भाई आपने इतनी जायदाद बनाई है, इतना खर्चा किया है, आप क्यों अपना मुनासिब टैक्स नहीं दे रहे, और जो दे रहे हैं उनके बारे में भी जरूर तवज्जो करें, मगर उसको ऐसे तंग ना करें। उनके बारे में कोई अच्छी मालूमात जब हासिल कर ले तो फिर मैं और आप उसके लिए खड़े नहीं होंगे, रियासत की तरफ खड़े हो जाएंगे। मगर अगर किसी के साथ ज्यादती होगी तो मैं तो अपनी आवाज जरूर उठाऊंगा। अभी वो ये कर रहे हैं कि बिला वजह बगैर किसी सबूत के लोगों को जो ऑलरेडी फाइलर हैं उनको तंग कर रहे हैं, और जिनकी बड़ी बड़ी इरादे हैं, बाहर जाते हैं, बड़े अखराजात करते हैं, सबको पता है वो 2.4 मिलियन रिच पीपल, अल्ट्रा रिच पीपल कौन है, और वो उनसे आप इस हद तक कमजोर हो चुके हैं कि उनसे आप रिटर्न भी हासिल नहीं कर पा रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म है कि आप उन लोगों को एमनेस्टी दे देते हैं जिन्होंने कभी रिटर्न नहीं फाइल की होती, और जो बेचारा रिटर्न 35% पे टैक्स दे रहा होता है वो मुंह तकता रह जाता है कि मैं कितना बेवकूफ आदमी था कि अगर 2 साल बाद 3 साल बाद एक बहुत बड़ी एमनेस्टी आ जानी थी। अभी एक और एमनेस्टी की तैयारी है कि जो पाकिस्तान से हम बात करेंगे, मैं एक ब्रेक लेना है, 5% हम बात करेंगे, ब्रेक लेना है, वापस आते हैं ब्रेक से और बात करते हैं कि कौन सी एमनेस्टी की तैयारी हो रही है और क्या नया कुछ आने वाला है। वापस आते हैं और बात करते हैं इस पर। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि कोई एमनेस्टी स्कीम, वैसे तो एमनेस्टी का जो हाल पाकिस्तान में हुआ है, जितनी एमनेस्टी स्कीम आई हैं उसमें ही कहा जाता था कि बहुत नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा अब FBR का टैक्स बेस बढ़ जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं रहा। 4-5 टैक्स एमनेस्टी स्कीम आपने भी देखी, मैंने भी देखी, लेकिन उसमें अमल नहीं रहा। तो आप कौन सी एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं और किस हवाले से कर रहे हैं? जी, अब जो एमनेस्टी स्कीम देना चाह रहे हैं, जो लोगों के बाहर असासे हैं उनको कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान में कोई टैक्स पे कर उनको भी वाइट कर लीजिए और बेशक पैसे बाहर ही रहने दीजिए। मैं ये सवाल उठा रहा था कि अगर आपने सेक्शन 1114 भी रखना है कि जो जब चाहें आप हवाला हुंडी से बाहर से पैसे रेमिटेंस की शक्ल में मंगवा लें, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर अंडर इनवॉइसिंग के जरिए आपने पैसा सेटल करके हुंडी से बाहर ले जाना है, अगर आपने एक्सपोर्ट को जो है वो ओवर इनवॉइस करके फिर वही पैसा रीरूट करके ले, एक तरफ तो रियासत ऐसी स्कीमों को खुद जो है प्रमोट कर रही है जिसमें एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के खिलाफ जो एक बेईमान आदमी है उसको प्रमोट किया जाता है। फिर जब हम और आप ऐसी चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि आप पूरे निज़ाम में बेहतरी लाइए, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। जब एमनेस्टी दी जाती है उसका सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। अब अगर आप 5% पे भी एमनेस्टी देंगे, वो कहेगा कि भाई मैं तो 3% के ऊपर रेमिटेंस लगवा सकता हूँ, मैं क्यों आपकी एमनेस्टी जो है वो ये मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं। जो हम क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि भाई आप एमनेस्टी में आए, शामिल हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं मैं क्यों करूं, ये इसका क्या फायदा है। अब लेकिन
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब आप और मैं मिलकर ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल करें, तो वो कहते हैं भाई आप हमें क्यों रिटर्न फाइल करने की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो विंडो मौजूद है, कल को मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा भाई मैंने तो रेमिटेंस करवाई थी। तो देखिए, एक तरफ खुद रियासत टैक्स को मुनासिब तरीके से वसूल नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ वो और मैं और आप और कई और ऐसे लोग जो ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहे हैं, जो हाईएस्ट ब्रैकेट में 35% पे टैक्स पे कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती क्या है कि हमें रियासत की तरफ से ना तो तालीम की वो सहूलत हासिल है जिसका जिक्र आईने पाकिस्तान में है, ना हेल्थ की वो फैसिलिटी हासिल है, और भी हमारे अपनी जाती तो छोड़िए पूरे अवाम को मजमूई तौर पर जो रियासत को देना चाहिए वो दे नहीं रहे। तो इसमें कैसे टैक्स कल्चर जो है वो आगे परवान बढ़ सकेगा? टैक्स कल्चर जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में डेवलप ही नहीं हुआ। बहसल कौम हमारा कल्चर ही बन नहीं सका टैक्स का, और लोग जो है ना अदर मीन्स के जरिए अपनी जिंदगी गुजारते रहे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे। अब जो सूरत हाल आ गई, दुनिया इस वक्त सेचुरेट हो गई है। दुनिया में आप चीजें जो है ना, अब आप इस तरह मूव नहीं कर सकते, अब आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बिकॉज पाकिस्तान को ये जरूरत थी। अगर ये दुनिया का निजाम इस तरह नहीं होता तो पाकिस्तान शायद कभी भी इतना डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो अब ये सूरत हाल है कि हुकूमत को इसको वाइजली यूज करना चाहिए कि वो सारी चीजों को चैनलाइज करे, डॉक्यूमेंट करे, और जो जितना मैक्सिमम पैसा एक्सचेकर में आ सकता है वो आए। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है ऑफशोर कंपनीज की, ऑफशोर एसेट्स की और ऑफशोर बैंक अकाउंट्स की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों के ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं, एसेट्स हैं और बिजनेसेस हैं। अब हुकूमत, आपके ख्याल में कोई इन्होंने एक्सरसाइज की है, कोई ड्यू डिलिजेंस की? हर काम में ये डॉगिज्म करते हैं, तो मुझे तो लगता है इसमें भी ये फेल होंगे। जी मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि इस पे भी इन्होंने वो काम नहीं किया। जैसे 2015 में इंडिया ने पहले अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसेट्स का लॉ लेकर आए, उसमें 30% पे वाइड करने की बात की। इंडोनेशिया ने भी ऐसा ही कानून पास किया और फिर कहा कि जो डेडलाइन के बाद नहीं करेगा, हमने चूंकि मालूमात हासिल कर चुके हैं, हम आपके एहसासे जब्त कर लेंगे। आपको याद होगा कि इंडिया ने 2010 में ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से बायलैटरल एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था, और हम 2017 में भी, जहां ज्यादातर अकाउंट्स पड़े हैं, जहां ज्यादातर हमारी ऑफशोर कंपनीज ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में हैं, हमने अभी तक उनसे मुआहदा ही नहीं किया। तो ये जाहिर करता है कि ऊपर ऊपर से तो हुकूमत ये कहती है, मगर अंदर से दरअसल वो सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों की तरह इस टैक्स चोरी को, करप्शन को रोकने में संजीदगी का मुजाहरा करते। तो कोई मुश्किल नहीं। अभी आपको ने देखा होगा कि $20 बिलियन से ज्यादा इंडोनेशिया ने 3 माह में इकट्ठा किया है, और इंडिया की तादाद तो इससे भी कहीं ज्यादा है। अगर संजीदगी हो और आप और मैं ही मिलकर बैठ जाएं तो हम इनको 1 महीने में इसमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो वापस लाने में कामयाब हों। तो ये कैसे हो सकता है जब मैं और आप दुनिया के एक्सपीरियंसेस की रोशनी में ये सजेस्ट कर सकते हैं और ये काबिल अमल है, तो ये लोग क्यों नहीं करते? मैं तो बहुत खुल के कहूंगा कि इस मामले में ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। बिल्कुल सही। अब सूरत हाल है कि ये लोगों को, हमसे भी लोग पूछ रहे हैं कि एमनेस्टी आ रही है, क्या होगा, क्या कैसे हम अकाउंट डिक्लेयर करें। तो अब ये एक एम्बिगुअस सिचुएशन है। क्या ये पनामा का डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो 4 महीने से बात चल रही है। आपका क्या ख्याल है, क्यों डिले किया जा रहा है इसको? जी पॉलिसी तो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई थी, मगर आपने सही फरमाया कि दरअसल ये इसी फैसले के इंतजार में है कि अगर इसमें कोई क्लियर गाइडलाइन आ गई तो फिर ये ना हो कि हम उससे पहले इस पॉलिसी की वजह से भी और फंस जाएं। तो ये भी घबराए हुए हैं कि देखिए इस पे हमारी जो अदालत उज़्मा है वो क्या फैसला करती है। और मैं समझता हूँ कि अदालत उज़्मा को ये नहीं कि ख़ास हम फर्द के या उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ बात करें, ये हमें जेब नहीं देता। मेरा ख्याल है ये पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक गाइडलाइन प्रिंसिपल होने चाहिए कि अगर आप महज़ब माशरे में हैं, अगर आप जमहूरी माशरे में हैं, तो आपको अपने टैक्सेस अदा करने होंगे, चाहे वो माइटी हो या आम शख्स हो, सब टैक्स की और कानून की नज़र में बराबर है। मैं तो समझता हूं कि ये एक ऐसा फैसला है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। अगर अदालत उज़्मा ये वाज़े तौर पे कह दे कि किसी को भी स्पेयर नहीं करना चाहिए और जिसने भी टैक्स चोरी किया उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, कल्चर नहीं बनेगा। आप खुद तो मनी लॉन्ड्रिंग से, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोटेक्शन एक्ट से फायदे उठाते रहे, खुद ही कानून बनाया, खुद ही अपनी कंपनियों से उससे फायदा उठाया। अब किस मुंह से फिर हम कह सकते हैं लोगों को कि आप टैक्स अदा कीजिए, जबकि आपने सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर ले गए, एक उस पर पैसे का आपने टैक्स नहीं दिया। ये किस कदर अफसोसनाक बात है। बिल्कुल सही बात है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो फैसला है इसके बाद ही ये कोई एमनेस्टी स्कीम या जो भी पॉलिसी आएगी वो डिसाइड होगी। डॉक्टर साहब, लेकिन अब जो सूरत हाल इस वक्त जो आ रही है, बजट क्योंकि इस दफा मई में आने वाला है, और अभी जो आपने देखा कि रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं हुए,
क्वार्टर के भी नहीं हुए, एफबीआर जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और आपने जैसे वो किया, तो ये रेड वगैरह जो इन्होंने शुरू किए हैं, मुझे यकीन है कि लाहौर में भी ये हो रहा होगा और दूसरे इलाकों में भी हो रहा होगा, तो कराची में भी इन्होंने रेड्स किए, तो ये क्या, ये तो इसको डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जो डैमेज करने जा रहे हैं ये? जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अभी तो लाहौर में कल ही एक मीटिंग हुई है और चैम्बर ने फैसला किया है कि वो मंडे से इसके बारे में सख्त रवैया अख्तियार करेंगे, वो काली पट्टियां पहनेंगे और उन्होंने बिल्कुल क्लियर मैसेज भेजा है कि अगर आप ये इस तरह की हाई हैंडेडनेस बंद नहीं करेंगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बिला वजह की रेड करना, कानून की धज्जियां उतारना, अभी मैं कल कोर्ट में था तो दुनिया में क्या कानून है इस पे? रेड नोटिस इशू किए गए, हर दूसरा नोटिस वहां चैलेंज था। नहीं, दुनिया में क्या निजाम है? दुनिया में जो टैक्स डेवलप कंट्रीज हैं जहां पे टैक्स एक स्टेबलाइज स्कीम्स हैं टैक्स की, वहां क्या निजाम है? क्या इस तरह के रेड्स, इस तरह की चीजें होती हैं वहां पे? नहीं, देखिए वहां तो बड़ा क्लियर लोगों को एक डेटरेंट क्रिएट किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अगर आपके पास बहुत ही ऐसी डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन हो तो कौन शख्स होगा जो फिर उसकी हमायत करेगा। मिसाल के तौर पर लाहौर में अगर वो एक डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन लेकर उनके प्रेसिडेंट चैम्बर के पास जाएं तो क्या चैम्बर के प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसा जवाब होगा कि वो अपने किसी मेंबर को जो है वो फिर उसकी हमायत करे? मगर हो ये रहा है कि बजाय मेहनत करने के, इस तरह की टैक्स इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के, उसको जो है मजबूत केस को बनाने के, सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट की जा रही है। और हरासमेंट क्या है? आप आए, रेड किया, फिर बुलाकर कहा कि इतना टैक्स जमा करा दो और अपना सारा चीजें वापस ले जाओ। इस तरह के हथकंडे ना दुनिया में कहीं भी, हमारे अपने कानून आइन के ये खिलाफ है। और मैं जैसा अर्ज कर रहा था कि कल हाई कोर्ट में मैंने 20 ऐसे नोटिस देखे, ऐसी कार्रवाइयां देखी जिनको खड़े खड़े जजेस ने सस्पेंड किया और सख्त उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और कहा कि खुद कमिश्नर नहीं बल्कि चेयरमैन एफबीआर हाजिर होकर इसका जवाब दे कि ये किस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सो आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें आपका टैक्स कल्चर मजीद खराब होगा और लोगों का एतमाद इस पूरे टैक्स निजाम से और जो है उठ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें इस वक्त प्रोग्राम को क्लोज करना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह फिर आपको किसी प्रोग्राम में ज़हमत देंगे, बात करेंगे। और आप इसी तरह अपने जो आपका राय है उस पर कायम रहे। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पाकिस्तान का टैक्स निजाम बेहतर होगा। नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि हमें टैक्स को देने का कल्चर बनाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए कि टैक्स देना ज़रूरी है, ये एक कौमी फरीज़ा है। क्योंकि अगर हम आज अपने बच्चों को ये तालीम देंगे कि टैक्स देना जो है कौमी फरीज़ा है, तो कल आने वाला कल जो है पाकिस्तान का बेहतर होगा। लेकिन वो कैसे हो सकता है? हमें खुद अमल करना चाहिए, हमें खुद टैक्स देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को उन लोगों को जो टैक्स बेस में हैं, टैक्स नेट में हैं, उनके साथ उनको इंसेंटिव दें। और जो लोग, हमने जैसे कहा कि एक हमारी वर्किंग के मुताबिक 90 लाख लोग ऐसे हैं जो इमीडिएटली टैक्स नेट में आ सकते हैं और पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को मजबूत कर सकते हैं, पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यूज़ को मजबूत कर सकते हैं। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।